अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस टॉपिक की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया सब बोर्ड के बच्चों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। आपने इस टॉपिक को जस्ट डायग्राम के ज़रिए से मेमोराइज़ करना है। अगर आप इसको डायग्राम के ज़रिए से मेमोराइज़ करेंगे तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम डायग्राम के ज़रिए से देखें तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की शेप अगर आप देखें तो ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, रॉड शेप का है, वेजिकल है या फिलामेंटियस है। यानी 4 तरह की इसकी शेप्स हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल शेप, रॉड शेप, फिलामेंटियस और वेजिकल शेप। देन अगर आप देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, फोल्डेड। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान के स्पेस को आप क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। देन आप देखें तो ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन और एक इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाला पोर्शन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले पोर्शन को मैट्रिक्स कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाले पोर्शन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। ओवरऑल इस इनर मेम्ब्रेन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को, एक मैट्रिक्स में और एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन आपके पास राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स आपको प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। आपके पास एक चीज़ लिखी है एटीपी सिंथेज है। जिस भी वर्ड के एंड में बायो में एज लिखा है इसका मतलब ये होता है कि वो इंजाइम है। एज स्टैंड फॉर इंजाइम। तो एटीपी सिंथेज वो इंजाइम है जो एटीपी बनाने में हेल्प आउट कर रहा है। देन आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल है जो सर्कुलर है, यानी राउंड शेप में मौजूद है आपके पास। देन आपके पास मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए ऑब्वियसली जो है वो डीएनए से मैसेज को कैरी कर रहा है। आपके पास पोरिन्स हैं। पोरिन्स बेसिकली क्या चीज़ है जिसके ज़रिए से कोई भी मटेरियल जो है वो अंदर आ रहा है। इन पोर्स के ज़रिए से हमने न्यूक्लियस में इसको डिस्कस किया था कि पोरिन्स वो प्रोटीन से बेसिकली जिसके ज़रिए से पार्टिकल्स जो होते हैं वो अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। देन आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट है। अगर हम इनके फंक्शंस को अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है। आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम डिस्कस करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास कैसी है? स्मूथ है। एंड देन ये सीव लाइक है। इसके बारे में लिखा है बुक में कि ये सीव लाइक है। सीव लाइक का मतलब ये होता है अगर आपने आटे की छाननी देखी हो अपने घर में तो वो जस्ट उसके इतने स्मॉल पोर्स होते हैं कि आटा बिल्कुल छान के नीचे आता है। आउटर मेम्ब्रेन भी माइटोकॉन्ड्रिया की सेम लाइक इसी तरह है। इससे मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर आउट होकर अंदर आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आउटर और इनर मेम्ब्रेन का कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने दे रही है, यानी हर चीज़ को ये आसानी से अंदर नहीं आने देती। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। जबकि आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये आसानी से मटेरियल्स को अंदर आने दे रही है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। देन अगर हम बात करें इसके साथ आपके पास एटीपी सिंथेज मौजूद है। स्टार्क पार्टिकल इसके बारे में लिखा हुआ है। स्टार्क पार्टिकल का मतलब है जो किसी चीज़ के साथ अटैच हो। तो अगर आप इसको देखें तो ये इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ है। एटीपी सिंथेज ऑब्वियसली इंजाइम है। ए स्टैंड फॉर इंजाइम। ये आपको एटीपी सिंथेसाइज करने में हेल्प आउट करता है। एटीपी सिंथेज का 2 तरह के नाम हो सकते हैं। एक आप इसको स्टार्क पार्टिकल भी कह सकते हैं या फिर आप इसको F0 या F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। F0 F1 पार्टिकल और स्टार्क पार्टिकल कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है आपके पास। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट कर रहा है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड देन मैट्रिक्स। अगर आप इसके अंदर पढ़ें, मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या चीज़ें हैं? डीएनए है आपके पास, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं एंड इंजाइम है। आप इन 4 चीज़ों को ऐसे ही याद रख सकते हैं। डर्री, DRRE, डर्री या दरी के नाम से, जैसे पंजाबी में दरी चटाई को कहते हैं, दरी। डी फॉर डीएनए, आरएनए की तमाम
आरएनए की तमाम तरह की टाइप्स, कौन सी 3 तरह की टाइप्स होती हैं वैसे इसकी, जैसे राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसपोर्ट आरएनए। तो ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए जो हैं इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। देन आपके पास राइबोसोम्स आ जाते हैं, इंजाइम्स आ जाते हैं, यानी ये सब चीज़ें जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद हैं। इंजाइम ऑब्वियसली मेटाबॉलिक मशीनरी को हेल्प आउट करता है। डीएनए जो है मैसेजेस को कैरी करता है राइबोसोम्स के लिए ताकि वो प्रोटीन को इजीली सिंथेसाइज कर सकें। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास हर चीज़ अपनी है। इसका मतलब हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मेटाबॉलिक सिस्टम है, अपना जेनेटिक सिस्टम है, ये अपने सारे काम खुद कर सकता है। देखें डीएनए जो है वो मैसेजेस भेज रहा है आरएनए को, आरएनए राइबोसोम्स को भेज रहा है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, और इंजाइम्स जो है वो इनको हेल्प आउट कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने सारे काम जो है वो खुद से कर रहा है। देन अगर हम इसके बारे में पढ़ें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, इसका अगर हम फंक्शन को डिस्कस करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है। अगर हम कहें कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या चीज़ है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। एटीपी अपनी एक्सट्रैक्ट करेगा एनर्जी शुगर से, फैट से, इस तरह की चीज़ों से ये एटीपी को एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके एटीपी बनती है। ठीक है, एटीपी ऑब्वियसली जब जिस भी सेल को जब एटीपी ज़रूरत होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से कहता है और माइटोकॉन्ड्रिया उसे सिग्नल भेजता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एटीपी को यूटिलाइज करने के लिए दे देता है। फिर एक बात ये है, जो यूटिलाइज्ड एटीपी होती है ना वो एडीपी की फॉर्म में होती है, ऑब्वियसली एडीपी प्लस पीआई। यूटिलाइज्ड एटीपी जो होती है अगर आप देखें तो ये बेसिकली एडीपी की फॉर्म में होती है, एडीपी की फॉर्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास बेसिकली ये पावर भी है कि ये अपनी जब एटीपी को यूटिलाइज कर चुका होता है, दूसरे सेल्स इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये इसको दोबारा से रिकवर कर सकता है। एडीपी प्लस पीआई दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है अगर हम इसे कहें। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस एडीपी प्लस पीआई को आफ्टर द यूटिलाइजेशन दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए इसी वजह से तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये आपको एटीपी, अपने सारे सेल्स को एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए दे सकता है। फिर इसी तरह से ये जो इंजाइम्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, इंजाइम्स हैं, अगर हम इनका फंक्शन देखें तो आपको पता चलेगा ये कि सेलुलर रिस्पायरेशन के कुछ स्टेप्स जो है वो इंजाइम्स करते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को बेसिकली हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। तो इंजाइम्स जो है, अब थोड़ा सा आप यहाँ से बस ये समझ लें कि ये क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करने में इंजाइम्स आपके हेल्प आउट कर रहे हैं। और ये अदर प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली वो भी इसमें मौजूद हैं, जो आप बेसिकली इंजाइम भी एक प्रोटीन ही होता है जिसको हम इंजाइम कहते हैं। तो इंजाइम जो है वो क्रेब्स साइकिल जैसे प्रोसेसेस में आपको हेल्प आउट करता है। फिर आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ये अंदर से जेली लाइक है। अगर आपने साइटोप्लाज्म को रीड आउट किया हो, उस टॉपिक को देखा हो, तो आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म भी अंदर से जेली लाइक होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो है वो भी बेसिकली जेली लाइक इंजाइम से। अच्छा, इसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं, हमने राइबोसोम्स को पढ़ा है। राइबोसोम के बारे में आपको अगर एमसीक्यूज कहीं आ जाता है कि कौन से किस्म के राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद हैं, आपने पढ़ा होगा राइबोसोम के टॉपिक में कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स भी होते हैं। अगर आप पूछा जाए कि किस टाइप के इसमें राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो 70S राइबोसोम्स इसमें मौजूद है। 70S राइबोसोम्स मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके एमसीक्यूज में हेल्प आउट कर सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स हैं वो 70S राइबोसोम्स इसमें मौजूद होते हैं। देन आपसे पूछा जा सकता है, वैसे इस माइटोकॉन्ड्रिया का एक साइड पैच है, मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। वो आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो आप इसको रीड आउट कर दें, क्योंकि फेडरल का एक रूल है कि वो अपने साइंस ट्रीटमेंट्स, क्विक क्विज, ये चीज़ें जो है वो सिर्फ बायो के लिहाज से बता रही हूँ, वो अपने स्टूडेंट्स को पेपर में नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो बिल्कुल बैक्टीरिया के सिमिलर हैं, यानी बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं। कैसे? अगर हम सिमिलरिटीज़ को काउंट करें तो आप इसको 1 बाय 1 काउंट कर सकते हैं। पहली सिमिलरिटी वो बता रहा है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट का मतलब आप डुप्लीकेट भी समझ सकते हैं कि ये अपनी चीज़ों को, अपने डीएनए को खुद से डुप्लीकेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इनके दूसरी सिमिलैरिटी क्या है बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बैक्टीरिया के साथ, कि वो उसकी इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी है।
इस बात को हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता चला था कि इनके पास डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं, एंजाइम्स हैं, आरएनए हैं, सब चीज़ें हैं। तो इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी है, ये सब चीज़ें खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, अपने आप को खुद कहते हैं कि अपने आप को अपनी सारी चीज़ें ये खुद प्रोवाइड कर रहे हैं खुद को। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी खुद से डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करते हैं। मेटाबॉलिक मशीनरी इनकी अपनी है। तीसरी चीज़ अगर हम इनके बारे में पढ़ें तो वही चीज़ें जो आप दोबारा से कह सकते हैं, सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है। इन दोनों के बारे में आपको एक बात और पता चलेगी कि ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो सेल के बाहर जिंदा रह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सेल के बाहर जिंदा रह सकते हैं। फिर हमें इनके बारे में ये बात पता चली है कि एक वर्ड लिखा है आपकी बुक में, इंडोसिम्बियोइंट। इंडोसिम्बियोइंट का मतलब ये होता है कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल के अंदर रहे। इंडोसिम्बियोइंट का मतलब ये होता है कि एक सेल दूसरे सेल के अंदर रह रहा हो। इनके बारे में एक वर्ड और एक लाइन आपकी उसमें लिखा है कि ये अर्ली एंसेस्टर्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, यानी यूकैरियोटिक सेल्स के जो अर्ली एंसेस्टर्स हैं उन्होंने इनको इनगल्फ किया। आपको 3-4 कॉमन पॉइंट्स पता होने चाहिए इनके बारे में। एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इनकी मेटाबॉलिक अपनी मशीनरी है, ये इंडोसिम्बियोइंट है, लेकिन यानी एक सेल दूसरे सेल के अंदर रह रहा है। और चौथी बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। एक बात और आपसे एमसीक्यूज के लिहाज से पूछी जा सकती है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं। और वो बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम का अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो तो लाइसोसोम जो है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा और कम का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ज़्यादा हो जाते हैं तो लाइसोसोम जो होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको फैगोसाइटोज्ड कर देते हैं। फैगोसाइटोज का मतलब होता है कोई चीज़ फैगोसाइटिक एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली सेल्फ ईटिंग प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे भी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाते हैं तो लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो हमेशा से ओवा मीन्स एग से आते हैं, कभी भी ये स्पर्म से डिराइव्ड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फर्टिलाइज्ड एग से ड्राइव होता है, स्पर्म से नहीं होता। ये स्पर्म से नहीं आता, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा से मदर सेल से आ रहा होता है। एक बात और लिखी है, अभी मैं जो आपको ज़्यादा और कम का कॉन्सेप्ट बता रही थी कि ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएं तो आप इनको डाइजेस्ट करवा सकते हैं। असल में बात यह है कि एक सेल जितना ज़्यादा काम करेगा उसके पास इतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं। यानी कुछ सेल ऐसे हो सकते हैं जिनके पास सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया हो, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जिनके पास 100 या 1000 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा किस सेल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी सेल के पास 1000 माइटोकॉन्ड्रिया हैं? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो सेल जितना काम करेगा उसके पास इतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जो सेल कम काम करेगा तो उसके पास कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। कैसे? मतलब देखें, अगर आप अपने आर्म को मूव करवा रहे हैं, अपने बाजू को मूव करवा रहे हैं, जो चीज़ आप उन बॉडी पार्ट्स का कंसीडर करें जो मूव कर सकते हैं। आपके जो बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं उनके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और जो बॉडी पार्ट्स मूव नहीं कर सकते उनके पास कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। यानी आपके आर्म, लेग्स, जो बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं उन सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं, और जो सेल्स मूव नहीं कर रहे उनके पास कम माइटोकॉन्ड्रिया हैं। एक और चीज़ जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, फिगर्स में आ जाती है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ को कंसीडर करें, वैसे लेंथ, डायामीटर और विड्थ जो होती है ये बुक टू बुक वेरी भी कर सकती है, लेकिन अगर हम इसको फेडरल की बुक के अकॉर्डिंग कहें तो ये 2 to 5 माइक्रोमीटर है। 2 to 5 माइक्रोमीटर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ है। अगर हम इसी तरह इसके डायामीटर को कंसीडर करें तो डायामीटर है इसका 0.5 से 1.0 तक। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये भी माइक्रोमीटर है बेसिकली। लेंथ और डायामीटर जो होता है वो बेसिकली कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको ऑब्वियसली उनका रट्टा होता है। जैसे लेंथ और डायामीटर जो है इनके लिए ऑब्वियसली कोई आपके पास ट्रिक नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक। तो कुछ चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी चाहिए।
ये चीज़ें भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी है, ये इंडोसिम्बियोंट है। इंडोसिम्बियोंट मतलब एक सेल दूसरे सेल के अंदर जिंदा रह रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स भी हैं। फिर एक पॉइंट और एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जब भी डिराइव्ड होते हैं तो वो मदर सेल से यानी ओवा एग से डिराइव्ड होते हैं, कभी भी वो स्पर्म से डिराइव नहीं होते हैं। बाकी अगर आप हमेशा अपने टॉपिक को प्लीज़ समराइज़ किया कीजिए जब भी आप किसी टॉपिक को लर्न करें, या आपने इसको पेपर में अटैम्प्ट किया है। तो मेरी एक टीचर थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो हमेशा से कहती थी कि बायो की टीचर थी कि आप अपने टॉपिक को हमेशा समराइज़ करें, उसको निचोड़ निकालें उसका। आपने जब टॉपिक को रीड आउट किया, लर्न किया, तो प्लीज़ उसको समराइज़ किया करें। मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करूँ तो कैसे कहूँगी, मुझे ये कुछ बातें जो आपको पेपर में एंड टाइम तक याद रहती हैं, तो ये होती हैं कि आउटर मेम्ब्रेन थी एक हमारे पास, एक अपने इस डायग्राम को प्लीज़ इमेजिन करके आप चीज़ें याद किया करें तो वो आपको लंबे अरसे तक याद रहती हैं। आउटर मेम्ब्रेन थी एक हमारे पास, एक इनर मेम्ब्रेन थी। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान के स्पेस को हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा था। फिर हमने इनर मेम्ब्रेन के अंदर के पोर्शन जो था हमने उसको मैट्रिक्स कहा था। फिर ये आपके पास डीएनए मौजूद है, ये एटीपी सिंथेज मौजूद है। देन आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, पोरिन्स हैं। फिर आप इनके 1 बाय 1 फंक्शन को मेमोराइज़ करें, दोबारा से इमेजिन करके मेमोराइज़ करें कि क्या क्या चीज़ें फंक्शन थे। आउटर मेम्ब्रेन का हमने कहा था कि ये चीज़ों को अंदर आसानी से अंदर आने देता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन का हमने कहा था कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है। फिर हमने कहा था कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये 4 चीज़ें, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड इंजाइम्स। आरएनए के अगर हम कहें तो इसकी तीनों टाइप्स, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए मौजूद हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। फिर हमने कहा था कि हमारे पास ये एटीपी सिंथेज के 2 नाम थे, स्टार्क पार्टिकल्स और F0 F1 पार्टिकल्स। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरऑल फंक्शन देखा था, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, एटीपी को सिंथेसाइज करता है, और ये इंजाइम्स जो हैं ये बेसिकली क्रेब्स साइकिल में हेल्प आउट कर रहे हैं। क्रेब्स साइकिल को हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल देन ये आपकी लेंथ और डायमीटर आपको याद करना है। लेंथ और डायमीटर जो है वो आपको मेमोराइज करने की चीज़ है। ओके, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।